अपनी भाषा के प्रति, मिट्टी के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति और अपनी भारत की आत्मा के प्रति अगाध प्रेम परिलक्षित होता है। कुमार विश्वास को बहुत सम्मान के साथ हम आमंत्रित करें। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए अब कुमार विश्वास आपके बीच। एक भारतीय आत्मा के नाम से भारतीय जनमानस में चिरस्थायी स्थान बना चुके पूज्य दादा की स्मृति को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित महाकाल के भक्त और पिछले 2.5 दशकों से अखाड़े के समय से मेरे मित्र और मध्यावर्त के मेधावी मुख्यमंत्री मोहन भाई को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कुलगुरु की पुस्तक मैंने रेलवे स्टेशन से खरीदी थी और मैं अपने से बड़ों द्वारा रेखांकित न हो पाने की कुंठा में बहुत दिन जिया हूं। तो मुझे सदा लगता है कि मुझसे अच्छा अगर कोई कुछ भी कर रहा है, उससे अपरिचय भी हो तो भी उसका संपर्क सूत्र ढूंढ के उसे फोन करो, उसे कहो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैंने वो किताब ली और उसमें मैंने भाषा पढ़ी, उपन्यास तो था ही, तो मुझे समझ नहीं आया कि किससे नंबर लूं। तो मेरे एक पुराने मित्र, कवि सम्मेलनों के संयोजक प्रवीण भाई बैठे हैं इंदौर से, मैंने उनको फोन किया कि क्या आप इनको जानते हैं? तो बोले हाँ मेरे मित्र हैं। मैंने नंबर लिया और पहले मैंने 5 मिनट कविता की, उस किताब की विषय वस्तु पर चर्चा की। वो 3 बार उन्होंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? तो मैंने कहा मैं एक पाठक बोल रहा हूँ। ये भी मेरे लिए काफी सुखद था कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मेरी आवाज से मुझे नहीं पहचान पा रहा। इससे ही पता चलता है कि वो कितने तटस्थ व्यक्ति हैं। हो गए आप अपने घर के, हम नहीं जानते। तो फिर मैंने इनसे अंत में कहा कि मैं कुमार विश्वास बोल रहा हूँ और आपकी किताब, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। अभी उन्होंने जब मुझे कहा तो निस्संदेह बहुत सारे लोगों को ये आश्चर्य भी होता है, क्योंकि शुद्ध रूप से हिंदी कवि सम्मेलन की व्यावसायिकता को ऊपर ले जाने में मैंने थोड़ा श्रम किया और उन व्यावसायिक खांचों में इस कार्यक्रम का आमंत्रण फिट नहीं बैठता था। तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा हम आपको क्या दे सकते हैं? तो मैंने कहा मुझे आप बस विद्यार्थी दे दीजिए, मैं जहाज पकड़ के खुद आ जाऊंगा अपने आप आपसे। जो आगे सभी सज्जन लोग बैठे हैं, सभी परिचित हैं, महनीय हैं, ये संवाद के स्तर से ऊपर उठ गए हैं। इनका जो कुछ होना था हो गया। मेरे को ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि मैं इन्हें कुछ बोल के सुधार लूंगा या इन्हें कुछ बात सिखा दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। जो पीछे बैठे उनके सामने पूरा कर्म क्षेत्र पड़ा हुआ है, सबके सामने। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब में से अधिकांश लोग यहां से पढ़ने के बाद मेरे घर आने वाले हैं। मैं नोएडा में फिल्म सिटी के पास रहता हूं, जहां 200 चैनल, सारे अखबारों के स्टूडियोज हैं, वहां काम भी करता हूं। तो ये सब बच्चियां, हमारी बेटियां, ये सब बच्चे हमारे, ये सब मुझे फ्लोर पे मिलने वाले हैं, एंकर की तरह इंटरव्यू लेने वाले हैं, बाइट लेने वाले हैं, फोनो ले देने वाले हैं। मैं 2 बिंदुओं पर अपनी बात केंद्रित करूंगा। एक जो मूल विषय विश्वविद्यालय ने मुझे दिया है, रामकथा में संप्रेषण और संचार, और दूसरा आधुनिक पत्रकारिता। पत्रकारिता में पिछले 10-11 वर्षों में एक बड़ी बेचैनी देखी गई है, क्योंकि पिछले 60 वर्षों में, 65 वर्षों में एक बड़ा स्थायित्व आ गया था। लोगों को पता चल गया था, लोगों को अंदाजा हो गया था कि वैचारिकी के खुदा किधर बैठे हुए हैं, किधर की तरफ मुंह करके क्या लिखने में क्या सुविधा प्राप्त होती है। ये आमतौर पर उन्हें पता चल गया था। 11 वर्षों में भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदला है, भारत की वैचारिकी के मुख्य बिंदु बदले हैं, वर्षों से उपेक्षित विषय प्रासंगिक बने हैं और थोपे हुए विषय नेपथ्य में जा रहे हैं। ऐसे में कुलबुलाहट होनी स्वाभाविक है, बेचैनी होनी स्वाभाविक है। तो पत्रकारिता का विचार या विचार की पत्रकारिता? आज की तिथि में हमसे कोई पूछे, कोई बच्चा पूछ रहा था बाहर इंटरव्यू लेता हुआ, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? मुझे क्षमा कीजिए, मेरे 6-7 अखबार आते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता, क्योंकि मेरे संपादकीय पढ़ने की आदत प्रारंभ हुई राहुल बारपोते से, प्रभाष जोशी से, राजेंद्र माथुर से, राजेंद्र अवस्थी से। आज जब मुझे पता है कि सेठ जी ने ये पत्रकारिता में जो अखबार छापा है, इसका संपादकीय किसी दूसरे लड़के से लिखवाया है, सेठ जी का सिर्फ नाम है, तो उस अखबार के संपादकीय पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है। वो काम आपको भी दिया जाएगा। आप सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण व्यवसाय में जाने वाले हैं। सरल व्यवसाय नहीं है, सरल काम नहीं जिसमें आप जाने वाले हैं। तो इसमें आपको अपनी शक्ति और उसके पर्स पहचानने पड़ेंगे कि आपको क्या पर्स मिलते हैं। पीछे बैठे हुए बच्चों, हम उस देश में हैं जहां छपे हुए और बोले हुए अक्षर को आज भी सत्य माना जाता है। मैंने 17 वर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। हिंदी के विभाग में बैठे हुए बड़े बड़े प्रोफेसर जिन्होंने 20-20 पीएचडी करा रखी थी, वो किसी विषय पर बहस करते हुए कहते थे, अरे विश्वास जी आपको पता नहीं है आज के जागरण में छपा है।
अब उन्हें ये पता नहीं होता था कि ये जो छपा है ये किस लड़के लड़की ने लिखा है और किस कारण से लिखा है। छपे हुए अक्षर का आज भी इतना सम्मान इस देश में है, बोले हुए शब्द का आज भी इतना सम्मान है। 88 वर्ष की आयु के मेरे पिता, जिनकी 18वीं पुस्तक इस बार आई है, जो कल्याण में नियमित लिखते हैं, जो मोहन जी के बड़े स्नेही इनके प्रति आशीर्वाद दाता है, संघ के पुराने स्वयंसेवक के जनसंघ के दिनों से और लगातार लिखते पढ़ते हैं, वो आज भी यूट्यूब पर कोई एजेंडा फिक्सिंग की रील देखकर मुझसे पूछ लेते हैं, लाला ये क्या हुआ है। मैं उनसे कहता हूं ये लाइक्स लेने के लिए ऊपर थंबनेल लगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसका मतलब अभी आपके पास एक चीज सुरक्षित है जिसका नाम है क्रेडिबिलिटी, जिसका नाम है विश्वसनीयता। वही एकमात्र चीज है जिसके ऊपर आपको अपना पूरा जीवन लौटा। अब समस्या यहां यह हो गई है, बहुत सारे मित्र ऐसे बैठे हैं जो पहले चैनल्स में काम करते थे और अब विश्वविद्यालय में आए हैं, या विश्वविद्यालय से चैनल्स में गए हैं। एक अखबार का संवाददाता, छोटे से गांव का, जिसको सेंटीमीटर में मिलकर पैसे मिलते हैं कि कितने इंच की खबर छपी, वो अगर स्थानीय कोतवाल साहब के किसी अनाचार को कम लिखता है तो आप उसकी बेचारगी समझ सकते हैं, आप उसकी दिक्कत समझ सकते हैं कि आर्थिक दिक्कत है। लेकिन दिल्ली में बैठकर जिनके पर्स करोड़ों रुपए में हैं, जिनको 20-20, 25-25 करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है, अगर वो अनुकूल आंकड़ों के हिसाब से लिखते हैं तो वो अपराधी, वो बड़े अपराधी हैं, उनका अपराध ज्यादा गिना जाना चाहिए। किसी विचार को केंद्र में रखने के बाद तटस्थ होकर लिखना ही पत्रकारिता है। आपका विचार हो सकता है, इस पर बिल्कुल परेशान मत होइए। आप कोई किसी बात को सच मान सकते हैं, किसी बात को गलत मान सकते हैं, मेरा भी अपना विचार हो सकता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप सेंटर टू राइट खड़े हैं, तो मैं कहता हूं सेंटर ढूंढ के बताओ किधर किधर है, मैं उधर खड़ा हो जाता हूं। आपका निजी विचार हो सकता है, लेकिन मंच पर खड़े होने के बावजूद मेरी आत्मीय मैत्री हो सकती है मुख्यमंत्री जी के साथ, लेकिन मंच पर खड़े होने के बाद, किसी सार्वजनिक जगह पर खड़े होने के बाद उनके प्रत्येक श्लाघनीय कार्य की प्रशंसा और सरकार के द्वारा न किए गए कार्य की सीमित मर्यादित शब्दों में आलोचना मेरा कवि धर्म है। अगर मैं उससे चूकता हूं तो मैं कवि धर्म का अपराधी हूं, इस लोकप्रियता का अपराधी हूं। अब इसको सीखना कैसे है? आपको इसे सीखना है अपनी पौराणिकी से। हमारे यहां एक विचार पैदा हो गया कि जो कुछ आया है वो पश्चिम से आया है, जो कुछ वहां से आया है वो सब कुछ ठीक है। हमने अंदर झांकना बंद कर दिया था। अब कुछ स्थितियां ठीक बनी है कि अंदर झांकने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन अभी भी जड़ों में ऐसे गहरे लोग बैठे हुए हैं जो भारत के ज्ञान बोध के प्रति ग्लानि अनुभव करते हैं, जिन्हें वही बात अंग्रेजी में कह दी जाए, दुनिया के किसी दूसरे ग्रंथ से ढूंढ के ला दिया जाए तो उसे बहुत अच्छा करते हैं। जैसे आपके भाषा संस्कार में मैं अक्सर देखता हूं, आप कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि पश्चिम में बोला गया है, जबकि सब जानते हैं कि कृष्णा हमारी भाभी बेटी है। कृष्णा द्रौपदी का नाम है, वो कृष्ण की सखी है, कृष्ण नाम है। आप योग को योगा बोलते हैं क्योंकि पश्चिम से सिखाया गया है। हमारा वैचारिकी परिवेश पश्चिम ने इस प्रकार दूषित किया है, वो माइंडसेट इतना दूषित किया है कि आज हमें वहां जो कुछ है वो सब सच लगता है। बहुत अच्छा कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, मेरे संभाषण का बीज यहां पर अनायास ही रख दिया, और वो रख दिया महर्षि नारद से। विचार और पत्रकार के बीच का अंतर नारद सिखाते हैं। नारद जी के मन में प्रतिपल नारायण चलता है। सब जानते हैं नारद जी बनाने हो टेलीविजन में, फिल्में बनाने हो तो क्या एक व्यक्ति बनाओ और वो नारायण नारायण करता, लोग समझ जाएंगे नारद है। कोई ये नहीं कहता कि यह याज्ञवल्क्य है, कोई ये नहीं कहता कि ये गौतम है, कोई ये नहीं कहता कि ये बृहस्पति है, सब जानते हैं कि नारायण है। लेकिन उसके बाद भी नारायण के दरबार में खड़े होकर, इंद्र के दरबार में खड़े होकर यह कहना कि आप सबसे सुंदर नहीं है, पृथ्वी पर इक्ष्वाकुवंशीय राजा पुररवा है जो आपसे भी सुंदर है, यह कहने का साहस उस पत्रकार में है जिसके अंदर नारायण नारायण बजता है। आपके अंदर भारत का संस्कार बजता है, आपके अंदर किसी वैचारिकी का उल्लेख बजता है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित हैं, आप वामपंथ की विचारधारा से प्रेरित हैं, आप हो सकते हैं, यह आपका निजी बौद्धिक चयन है। लेकिन इन वैचारिकियों से प्रेरित होने के बाद भी पत्रकार के रूप में इन्हीं वैचारिकियों के सम्मुख सत्य बोलने का साहस ही आपको पत्रकार बनाता है, वही आपको गणेश शंकर विद्यार्थी बनाता है, वही आपको माखन दादा बनाता है। बाहर निकलते हुए हमने जो हेडलाइन देखी, उस हेडलाइन को लिखने के लिए साहस चाहिए था। पत्रकारिता के बहुत सारे बच्चे जो कि सभी मित्र हैं पत्रकारिता के बड़े संस्थानों के मालिक और उनके महत्वपूर्ण लोग, तो अक्सर साल में 20-30 सिफारिशें आती हैं
आज तक में बोल दीजिए, भास्कर में सुधीर भैया को बोल दीजिए, यहाँ बोल दीजिए, प्रवीण जी के यहाँ बोल दीजिए, आती हैं ऐसी। सबसे बड़ी बात पता है क्या पूछते हैं वो बच्चे, क्या चाहते हैं? पर्क्स, कितना मिलता है, कितना मिलेगा। देश का सबसे बड़ा पत्रकार और देश का सबसे बड़ा अखबार चांद, जो हमारे उत्तर प्रदेश से निकलता था, उसका एक अंक छपा था फांसी अंक। मुख्यमंत्री जी उसका विज्ञापन फ्रंट पेज पर छपा था, क्योंकि उसके 3 संपादकों को फांसी हो चुकी थी। चौथे संपादक की नियुक्ति के लिए उस जमाने में मुझे बोलते हुए रोमांच हो रहा है। 1921 में विज्ञापन निकला, 1927 में विज्ञापन निकला और कहा चांद नामक क्रांतिकारी अखबार के संपादक पद के लिए जरूरत है वेतनमान, अंग्रेजों की जेल और काला पानी, अतिरिक्त पुरस्कार फांसी भी हो सकती है। यह विज्ञापन की भाषा थी। और संभवतः अगली जानकारी पर यह पूरा सदन उत्साह से गूंज जाएगा मेरे नवीन नौनिहाल पत्रकारों द्वारा। आपको आश्चर्य इस बात पे नहीं है कि विज्ञापन निकला। उस जमाने में जब बीए पास होना बड़ी बात होती, शिक्षा पास करने बड़ी बात होती थी, 123 पूरे भारत से नियुक्तियों के लिए आवेदन आए कि मुझे रख लीजिए, मुझे रख लीजिए, मुझे। यानी कि भारत के 123 बीए पास लोग तैयार थे कि अंग्रेज के खिलाफ लिखना है और फांसी मिलनी है, तो इस पत्रकारिता के वेतनमान के लिए मैं तैयार हूं। दूसरी बड़ी चिंता है अध्ययन की। ये आपको कुलगुरु और आपके प्राध्यापक लोग यह सिखा सकते हैं कि वैचारिकी को और खबर को कैसे ट्रीट किया जाना है, लेकिन खबर की पूर्व पीठिका क्या है, उसका अध्ययन क्या है। वर्तमान पत्रकारिता का जो संस्थान है वो आपको इसकी अनुमति और समय नहीं देता। वो आपको इतना व्यस्त रखता है कि आप समय नहीं। यूक्रेन पे एक लड़की बात करने बैठती है, अगर उसको चैनल से हटाकर भारत विश्व का नक्शा बिठाकर ये कहा जाए यूक्रेन कहां है, तो 25-30 बार के प्रयास के बाद वो बता पाएगी यूक्रेन कहां पर है। और वो यूक्रेन पे बात कर रही है, जो उसके कान में ईपी लगा हुआ है, अंदर से बोला जा रहा है कि ये पूछो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोक कोकिला लता मंगेशकर जी के दिवंगत हो जाने पर भी शोक के बारे में फॉलो लेते हुए देश के पहले दूसरे चैनल की बच्ची बैठी हुई कहती है, कुमार जी बाकी तो बहुत अच्छा है, आपने शोक प्रस्तावना की, अपने अनुभव बताए, इस अवसर पर कोई कविता हो तो। क्योंकि उसको ये कहा जा रहा है, उसको पीछे से ये कहा जा रहा है। तो एक पूरी पीढ़ी अखबार के बिना प्रशिक्षण के वहां तक पहुंची है। यहां जिन लोगों को कैरियर बनाना है वो कुछ भी कर लें। एक सलाह बड़े भाई होने के नाते में बच्चों आपको देके जा रहा हूं, जिन्हें अच्छा पत्रकार बनना है, कैरियर छोड़ दीजिए, उनसे निवेदन है कम से कम 3 साल प्रिंट में काम करिए, अखबार में काम करिए, पत्रकारिता। आपको कॉपी लिखनी आएगी, आपको हेडलाइन बनानी आएगी, आपको वाक्य का संयोजन आएगा, आपको पंक्चुएशन आएगा। ये पता ही नहीं है कैसे लिखा जा रहा है। मैं खबरों, हमारा संस्कार हुआ, मैं तिवारी जी राजस्थान में असिस्टेंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन था, और मैं जिस जगह पोस्टेड था वो छोटी जगह थी और वहां से जिला मुख्यालय 40 किलोमीटर दूर था। और मुझे 3 सेवक मिले हुए थे मेरे कार्यालय पे। उनमें से एक सेवक की जिम्मेदारी थी 1993 में कि वो सुबह उठ के पहली बस पकड़ के भीलवाड़ा जाता था और बस अड्डे से जनसत्ता लेकर आता था। जब तक मैं प्रभात जी का संपादकीय ना पढ़ लूं, जब तक मैं ज्योतिर्मय ना पढ़ लूं, जब तक मैं आप ही के यहाँ का तेजाबी तेवर वाला आलोक तोमर ना पढ़ लूं, कुमार आलोक ना पढ़ लूं, कुमार संजय सिंह ना पढ़ लूं, तब तक मुझे बेचैनी रहती थी कि खबर ठीक से आई नहीं। आज आप सोच के देखिए, अखबार पलटते में आपको लगता है क्या विवाहिता प्रेमी के साथ भागी? खबर है, मैं मानता हूं खबर है, लेकिन खबर कहते हैं कि लोगों को यह पसंद है। गलत बात है साहब, लोगों को यह पसंद है। मैं असहमत होता हूं। 37 वर्ष हो गए मंच पर कवि सम्मेलन के लोग बैठे, कराने वाले लोग बैठे। जब मैं आया था इस देश के मंचों पर फोहड़ा हास्य पसंद था, इस देश के मंच पे अश्लीलता पसंद थी, इस देश के मंच पे सांप्रदायिक जुमले पसंद थे। हमने गीत लिखा, प्रेम लिखा, मेहनत की, इस देश ने स्वीकार किया और इस देश के बाहर भी लोगों ने स्वीकार किया। लोक रुचि के नियामक हम हैं। लोक कैसा चलता है ये हम हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में गाय पलती है या कुत्ते पलते हैं ये मुख्यमंत्री तय करता है, मुख्यमंत्री कार्यालय तय नहीं करता। आज उनके यहां जाइए, गाय पलती है क्योंकि उनका संस्कार गौ सेवा का है। कल दूसरी परंपरा का कहीं मुख्यमंत्री हो, उसके यहां कुत्तों की फौज है, वो कुत्तों का प्रदर्शन करता है। ये वाला कौन सा है? ये आपके ऊपर। कुत्ते बुरी चीज नहीं है, कोई खराब बात नहीं है। मैं माननीय से असहमत हूं जो वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बोल नहीं सकता, कंटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन असहमत। और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यही कहा कि दिल्ली से 4 टांगों वाले निकालो, वरना पता नहीं कौन पकड़ लिया जाता। लेकिन ये निजता का संस्कार है, ये निजता का संस्कार है कि व्यक्ति तय करता है कि उसे परिसर कैसे चलाना है।
विजय मनोहर तिवारी कैसा परिसर चलाएंगे, लेकिन ये उन्हें जानने वाले लोग जानते हैं कि कुलगुरु का कार्यालय ईमानदारी से चलेगा। एक पैसे की भी हेरफेर इस विद्यालय में नहीं हो सकती, इस विश्वविद्यालय में नहीं हो सकती, ये उन्हें जानने वाले लोग जानते हैं। जो सारी इस प्रभाव को छोड़ के अमरूद के पेड़ लगाने गांव चला जाए और उसे व्यवस्था बुला के कैंपस संभाल लो, उसको क्या करना है? उसके लिए वो पेड़ भी वैसे ही हैं जिनको संभालना था, पानी देना था, पत्ते छांटने थे, उनकी गुड़ाई करनी थी, उनमें खाद डालना था। और आप पेड़ भी वैसे ही हैं जिन्हें आने वाला कल का बड़ा कालदार पेड़ बनाना, जहां से वृक्ष सफल नहीं। संप्रेषण देखिए इस देश में कैसे हुआ है। भगवान राम का संप्रेषण देखिए, कितना अद्भुत संप्रेषण है। हनुमान का संप्रेषण जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उल्लेख किया, वो कितना अद्भुत संप्रेषण है। चाणक्य का संप्रेषण देखिए। इस देश की युवा पीढ़ी 2 बार जब उठकर खड़ी हुई है हमारे ज्ञात इतिहासों में विरोध करने के लिए निरंकुश शासकों का, वो एक बार खड़ी हुई है चाणक्य के समय और एक बार खड़ी हुई है 77 में आपातकाल के समय। क्योंकि पुराना व्यक्ति तो प्रतिरोध करने में देर लगाता है। देखिए, बुरा मत मानिए, धीमे धीमे आग बुझती है, मस्तिष्क की मेधा की जिज्ञासाएं प्रबल होती है। मैं स्वयं खुद में महसूस करता हूं कि आज से 25 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले जो युत्सा थी, जो लड़ जाने की ताकत थी कि छोड़ेंगे नहीं, भिड़ जाएंगे, वो धीमे धीमे बंद पड़ी है। क्योंकि दोनों पक्षों को चेक करने का अभ्यास हो गया है। ठीक तो है, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं कर रहे, आप में नहीं है। आप जरा सा खाना हॉस्टल में खराब हो जाए तो आप बजाने लगते हो लोटा, जरा सी कोई बात हो जाए तुरंत आप कुलगुरु का दफ्तर घेर के पहुंच जाते हैं, सर ऐसा नहीं हुआ सर। क्यों? ये अच्छी है, ये जो प्रतिक्रिया, ये निश्चल है, ये दर्पण की तरह है। हमारे दर्पण हमारे हों, सामने बैठे वालों के, ऊपर वालों के, हमारे दर्पणों पे फ्रेम बन गए हैं। किसी के पर चांदी का बन गया है, मुझ पर चंदन का बन गया है, किसी पर सोने का बन गया है, किसी पर सत्ता का बन गया है। हमारे फ्रेम पर बहुत वाले, हमारे कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है, मेरे जन्मदिन पर सबसे अजीब उपहार आते हैं मुख्यमंत्री जी। आप भी दिवाली पर भेजते हैं। मैं अक्सर देखता हूं मेरे जन्मदिन पर शाम को उपहार खोलते हैं बच्चे, और इतने उपहार आए। 25 तो गीता निकलती है, 50 मानस जी निकलती हैं और पेन निकलते हैं। तो मैं अक्सर उन पेन सेटों को देख के बांट देता हूं। तो फिर मैं लोगों से यही कहता हूं, कृष्ण बिहारी नूर का शेर, कि मुझसे क्या बात लिखानी है, मुझसे क्या बात लिखानी है कि अब मेरे लिए कभी सोने के कभी चांदी के कलम आते हैं। तो आप तक सबसे अच्छी प्रतिक्रिया युवाओं की होती है। चाणक्य ने इस क्षमता को पहचाना, एक गुरु ने इस क्षमता को पहचाना, और कुलगुरु जी और यहां बैठे हुए प्रोफेसर्स, इन सब जो बैठे हुए हैं, ये मत सोचना कि ये चैनल हेड क्यों नहीं बने और यहां क्यों आए हैं। ये वो सीखे हुए लोग हैं जो आपको सिखा सकते हैं। जब सेल्यूकस भारत में सिकंदर के प्रतिनिधि के रूप में रुका और उसका संघर्ष चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त के साथ हुआ, तो ये 2 राजाओं की लड़ाई नहीं थी, ये 2 विश्वविद्यालय कैंपसों की बौद्धिक क्षमता का संघर्ष था। और इसमें राजाश्रय के सहारे पढ़ा हुआ अरस्तु का विश्वविद्यालय हार गया और जंगल से उठा हुआ चाणक्य का विश्वविद्यालय जीत गया। ये भारत का संघर्ष। चाणक्य ने जिन 5 लोगों को बात सिखाई कि अगर यूनानी आ गए तो आग लग जाएगी, महिलाएं दूषित हो जाएंगी, जंगल काट दिए जाएंगे, नदी खराब हो जाएंगी, उसने किसी राजसत्ताओं के तौर पर बात नहीं कही। उसने कही सार्थवाहों से जो गाड़ियां चलाते हैं, जो रास्ते पर बात करते हैं, उसने कही पिठ मर्दों से जो मालिश करते हैं, क्योंकि उसी समय आदमी सबसे रिलैक्स रहता है, आदमी बात करता है। उसने कहा वैश्या घरों में, जहां आनंद प्रमोद के लिए लोग सुरा पान के ले जाते हैं, वहां का। उसने कहा सार्थवाहों के साथ जाने वाले व्यापारियों से कि अगर आ गया तो सब छिन जाएगा। और इतना अद्भुत संप्रेषण हुआ, आप सब लोग उस पर शोध का विषय भी चुने, कि तक्षशिला से लेकर नालंदा तक बिना किसी चैनल के, बिना किसी ऑल इंडिया रेडियो के, एक एक व्यक्ति को यह बात पता थी। और सेल्यूकस के साथ आए हुए यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि हमने विश्व विजय की, लेकिन सेना के अतिरिक्त गांव गांव से उठता हुआ प्रतिरोध, कुओं में जहर डालकर हमारा विरोध करने वाले लोग, हमारे रास्ते जला देने वाले लोग, खाई खोदने वाले ग्रामीण पहली बार हमने देखे। आम आदमी को इस प्रतिरोध के लिए तैयार किया चाणक्य के कम्युनिकेशन सेंटर ने, उसके पत्रकारिता का कौशल है। और यही बात आपातकाल के दौरान, मैं तो 7 वर्ष का था, छोटा सा था, और पिताजी शहर के सबसे समादृत व्यक्ति थे, संस्कृत के आचार्य, हिंदी के प्रोफेसर। एक दिन मैं सुबह उठा तो मेरी माँ बैठी हुई थी आंगन में, 5-7 मोहल्ले की औरतें, छोटा सा घर था 90 गज का, जिसमें 3 कमरे थे और बाकी टीन के छप्पर थे, टीन के शेड थे जिनमें हम सोते थे। जाड़ों बरसात के दिनों में थोड़ी ज्यादा रात को बरसात आ जाए तो आगे वाला खटोला उठा के पीछे किसी भाई के पास सोना पड़ता था, यही समय था।
देखा तो माता बैठी हुई रो रही है और कुछ लोग खड़े, तो क्या हुआ? बड़े वाले भाई से पूछा, ने कहा पिताजी को पुलिस ले गई। तो हमारे मन में यह था कि पुलिस अपराधियों को ले जाती है, चोरों को, डकैतों को ले जाती है। लेकिन हमें पता चला कि अमर उजाला में उनका एक लेख छप गया संपादकीय के बगल में, उस समय की शासिका के खिलाफ, जिसकी तुलना उन्होंने औरंगजेब से कर दी। और सुबह विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक को इस आरोप में उठा लिया गया कि ये रेलवे के सिग्नल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और एक समय वहां बिताया। लेकिन उस समय भी जयप्रकाश नामक एक व्यक्ति ने, एक बुजुर्ग आदमी ने, जो आजादी के आंदोलन में भी खड़ा था, जब लौ उठाई तो घिसे पिटे नेता तो बाहर देख कर आए। सबसे पहले बाहर तो आप निकले, युवा निकले, विश्वविद्यालय के छात्र निकले। मुख्यमंत्री जी को याद होगा 0 ईयर घोषित किया गया था, सबको पास किया गया था, क्योंकि अधिकांश बच्चे आंदोलन के अंदर आ गए थे। रामकथा में भी संप्रेषण का यह कौशल आपको देखने को मिलता है। जब भगवान राम वनवासियों से, वंचितों से, दलितों से, पिछड़ों से संवाद करते हैं, इस पूरे मार्ग में गुजरते हुए उन्होंने जिनसे संवाद किया है, उस कभी भी अपनी प्रभुता और गुरुता का बखान नहीं किया। एक सामान्य नागरिक की तरह वो उनसे मिले, सामान्य हितचिंतक की तरह मिले, और संस्कृतियों का सम्मान करना। 2 संस्कृति अलग अलग है, एक वानर संस्कृति, एक राक्षस संस्कृति है। वानर संस्कृति में अनुज वधू के साथ विवाह निषेधित है, वो वनवासियों की, प्राकृतिक लोगों की। राक्षस संस्कृति में उचित है। राम जी एक ही यात्रा में 2 काम करते हैं। बाली को इसलिए दंड देते हैं कि उसने अपनी अनुज वधू पर कुदृष्टि डाली, और कहते भी हैं मरते हुए वाली से, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि विलोकई जोई, ताई हने कछ दोष न होई। और उधर लंका में जाकर रावण के दिवंगत हो जाने के बाद रावण की 5 कन्याओं में पूजित हमारे मेरठ की रहने वाली माता मंदोदरी का विवाह वहां के राजा विभीषण से करा देते हैं, क्योंकि संस्कृतियों का आदर है। आज नॉर्थ का पत्रकार दक्षिण में नहीं खपता, दक्षिण का पत्रकार नॉर्थ में नहीं खपता। हमारे दिल्ली के चैनल्स में मध्य प्रदेश के पत्रकार का भाषा तेवर अलग है, पहाड़ के पत्रकार का अलग है। यह जो राष्ट्रीय एकता और समरसता है, यह भी इस कैंपस से आप लेके जाए। और संयोग से मैं ऐसी जगह खड़ा हुआ हूं जहां इन दिनों राष्ट्रीय समरसता के सांस्कृतिक पृष्ठ को गढ़ने वाले आचार्य की बड़ी भूमिका रही है। ये आचार्य शंकर की भी कर्मभूमि है। आचार्य शंकराचार्य भी यहीं से गुजरे हैं, और ओंकारेश्वर में उनका भव्य काम अभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो आप सबसे आने वाले कल के लिए जो 2-3 बात मुझे कहनी थी, उनमें से 1-2 बात और रहेगी, उसके बाद मैं विराम दूंगा आपको। आप जब चैनल्स में जाएंगे, आप जब यहां से पढ़ के जाएंगे, सबसे पहले तो आप अपनी परंपरा का इतिहास पढ़ें। कैसे? अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस आग में कूदे थे। अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि कानपुर के उस दंगे में हुआ क्या था। उसी कानपुर से कुछ और पत्रकार भी निकले हैं, आज जो देश की राजनीति में भी प्रबल हैं और देश के अर्थतंत्र में भी प्रबल हैं। हो सकता है वो शक्तिशाली हो सकता है उनका स्वयं का चैनल हो सकता है उनकी स्वयं का बड़ा साम्राज्य हो, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह याद नहीं किए जाएंगे। हेतु पता कर लो लाइफ का, जीवन का हेतु पता कर लो। उपदेश मैं नहीं कह रहा बेटा, अपने जीवन से सीख कर कह रहा हूं। जहां मैं खड़ा हूं, मेरे ऐसे होने पर 1000 लोग दुखी हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं। लोगों को लगता है कि मैं उधर क्यों नहीं हूं, मैं उधर क्यों नहीं हूं, मैं वहां क्यों नहीं चला गया। लेकिन ये चयन है, क्योंकि आप अंदर की डेस्टिनी पहचान लो। अगर इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है तो पत्रकार बनने के लिए लिया है, कुछ और बनने के लिए तो लिया नहीं है। कि कुछ नहीं कर पा रहे थे तो यहां आ गए। यहां तो एडमिशन भी बहुत मुश्किल से होता है, आपका टेस्ट ही बड़ा मुश्किल है, कुछ ही बच्चों का हो पाता है। तो आप सब मेहनत से यहां पहुंचे हैं। अब आपको कॉर्पोरेट का पत्रकार बनना है, आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जाना है। अच्छा, कुछ बच्चियां परेशान है, हो सकता है तुम फंस गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा अब आ गए हो, लैंड कर गए हो, तो पत्रकार के अलावा कुछ नहीं बन सकते। जितनी जल्दी डेस्टिनी पहचान लोगे, उतनी जल्दी जीवन सफल होगा। हमसे लोग कहते हैं कि इस व्यावसायीकरण के कारण भी कहते हैं कि कवि सम्मेलन की कविता महंगी कर दी। बाहर भी एक बच्चा पूछ रहा था, 35-40 लाख की कर दी। इसलिए नहीं कर दी कि स्वयं को चाहिए, कुछ दिन की बात हो रहा है, उसके बाद तो ये भी बदलना है, ये भी जाना है, कुछ और ही आना है शरीर पर। ये इसलिए कर दी क्योंकि एक बार इस संस्थान को सम्मान मिल जाए। अन्यथा धन हेतु नहीं है कलाकार का और पत्रकार का, धन हेतु नहीं है। दुनिया के किसी भी आत्मदीपित मस्तिष्क और आत्मा का सबसे बड़ा दुरुपयोग है उससे धन कमाना। और ये कमाने के बाद मैं सीखा हूं, इसलिए आप भी कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नैतिकता के साथ कमाया। इसीलिए काजल की जिस कोठरी में गया था प्रवास करने के लिए, वहां से भी निष्कलंक निकल कर आया, आनंद के साथ बाहर आया।
क्योंकि आपकी नियति है कवि होना, आपकी नियति है सार्वजनिक संवाद करना। आप थोड़ी सी मेहनत करके, दिल्ली की थोड़ी मेहनत करके, भोपाल की मेहनत करके, रायपुर की मेहनत करके, कितनी भी मेहनत कर लूं मैं इतना धन नहीं कमा सकता कभी भी जीवन में, पूरे जीवन में, कि मैं मुकेश भाई के बराबर हो जाऊं। और मुकेश भाई 1000 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के ट्यूशन लगा लें, वो कभी मेरे बराबर बोलने की क्षमता नहीं कर सकते। हम दोनों के बीच एक समझौता होना चाहिए। अगर उनके घर पर भोजन कराने के लिए 20 व्यक्ति है तो मेरे घर पर भी भोजन कराने के लिए एक व्यक्ति तो होना चाहिए। उनके पास अगर 100 गाड़ियों का फ्लीट है तो मेरे पास भी 2 वाहन तो होने चाहिए। इतनी ही मुझे अर्थ की तृष्णा होनी चाहिए और अपने शेयर ब्रोकर्स को साल में एक बार अपनी प्रगति की बात वो बता सके, इतने उनके पास शब्द होने चाहिए। यदि मैं उससे ज्यादा धनी बनने का प्रयास करूंगा तो मेरा नाश निश्चित है, और उससे ज्यादा वो वक्ता बनने का प्रयास करेंगे तो उनकी कंपनी का डूबना भी निश्चित है। ये जितने यहाँ प्रोफेसर्स बैठे हैं, कुलगुरु बैठे हैं, इनका एकमात्र काम है, जिस गर्वबोध के साथ आज कुलपति ने, कुलगुरु ने ये बताया कि मैं इस विश्वविद्यालय के दूसरे सत्र का टॉपर हूं, मैं अपने जीवन की विदा बेला में, अवसान बेला में ऐसे ही सामने अतिथि के रूप में बैठे हुए तुम में से एक बच्चे को यहां खड़े होने का स्वप्न पालता हूं, विश्व के सबसे बड़े संस्थान में खड़े होने का स्वप्न पालता हूं, या किसी एयरपोर्ट की लॉन्ज में मिलते हुए, पैर छूते हुए तुम में से किसी एक बच्चे से, बच्ची से सुनना चाहता हूं कि मैं आजकल इस चैनल का हेड हूं, आप हमारे कैंपस के शुभारंभ सत्र में आए थे। क्योंकि जो आकर्षण वहां है, देखिए जीवन चलाने के लिए तो आपको भेजा गया है तो उतना तो आपको मिलना चाहिए, 2 वक्त का भोजन हो, सुविधाएं हो, और इतना सारे संस्थान देते हैं। मैं अपने ब्यूरोक्रेसी के दोस्तों में भी कहता हूं, मेरे ब्यूरोक्रेसी के बहुत पुराने मित्र यहाँ पर बैठे हैं, आचार्य साहब और भी बहुत सारे मित्र हैं, आजीवन चिंता करती है व्यवस्था आपकी, आजीवन घर, आजीवन मकान, आजीवन सब चीजें चिंता करती है। इससे आगे की चिंता, इससे आगे की निजता की चिंता आपके नैसर्गिक पतन का सहज मार्ग है। तो पत्रकार मित्रों और भविष्य के पत्रकार मित्रों जो यहां बैठे हो, ये रील्स में चमकते हुए चेहरे जैसे मैं अक्सर देखता हूं आप, और मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि बंबई में एक दूसरे कैडर के अभिनेता, पहला कैडर का है भी नहीं, उनकी तीसरी पत्नी के दूसरे बच्चे के पीछे आप भागे हुए हैं। अब वो मुड़ा, अब उसने खाया, अब उसने खिलौना गिराया, वो तो उन लोगों ने सुविधा नहीं दी वरना आप बाथरूम में भी जाए। मैं ये नहीं कहता कि ये सूचना नहीं मिलनी चाहिए। अब आप क्या कहते हैं, लोग ऐसा देखना चाहते हैं। नहीं, लोग देखना नहीं चाहते, आपने ऐसा देखना सिखाया, आपको ये सरल लगी, आपको ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, टैरिफ बढ़ती हुई टैरिफ में वो जो एक बुरे बालों वाला फूफा है, वो क्यों चिंतित है, वो क्यों परेशान, उसने हद कर रखी है। तो दिन में 3 ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री को करता है। बस अब वो यही कहने वाला है कि अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो मैं नस काट लूंगा। अरे भाई, उससे कोई बात नहीं करा तो अपना काम करे। एक स्वाधीन देश है और दूसरे प्रकार का नेतृत्व है। ये जो ऐसी तरह से आर्म ट्विस्टिंग करने वालों के साथ क्या करता है, ना पता हो तो कांग्रेस में मित्र उनसे पूछ ले, वो बता देंगे क्या करता है यहाँ पर। तो इसमें जिसने को उन्हें बताया कि उनके सलाहकार है, वो ठीक नहीं है मुझे लगता है। इस पर आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि बढ़ती हुई टैरिफ की धमकी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसे पुनरुद्भव संभव है, कैसे हमारा छोटा काम करने वाला, मध्यमवर्ती काम करने वाला, जिस पर आप बड़ा काम कर रहे हैं, मेले लगा रहे हैं, उसको आप कैसे खड़ा कर सकते हैं। मैं सुबह उठता हूं तो पहला कोलगेट मुझे बाहर का मिलता है, मुझे पहला ब्रश बाहर का मिलता है। ब्रश नहीं बना सकता क्या भारत, एक रेजर नहीं बना सकता, यह अच्छा अवसर मिला है। मुझे आज भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण का विस्फोट किया था और इसके दूसरे वाले जो फूफा थे उन्होंने हम पर बैन लगाया था। उसके बाद भी हम जीवित रह गए थे, क्योंकि इनको यह नहीं पता कि हम महाराणा प्रताप की उस वंशवेल के पुष्प हैं जो घास की रोटी खाते थे। 150 करोड़ लोगों का स्वतः स्फूर्त देश है, आत्मस्फूर्ति से दीपित है। इसमें सरकार केवल तटबंध बनाकर इस पानी का नियमन कर दे। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तो जो भी सीट बेल्ट बांध देता है उसके साथ है। शिक्षा के हर परिसर में मैं यह कहता हूं, विधायी रूप से आप इस संस्थान के सर्वोच्च पद पर हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन शिक्षा और कला ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सत्ता का नियंत्रण नहीं, प्रबंधन आवश्यक है। नियंत्रण संपूर्ण रूप से गुरु परिवार पर रहना चाहिए।
कुलगुरु पर रहना चाहिए, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों पर रहना चाहिए। ये जिस दिन जो सत्ता सीख जाएगी उसी का भला होगा। व्यवस्था जहां सीख जाएगी। हम अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन के लिए गए थे, उनके 7-8 इंजीनियरिंग कॉलेज है, बड़े उद्योगपति है। तो उन्होंने मुझसे कहा कॉलेजों में गुणवत्ता नहीं आ रही, मैं गुणवत्ता कैसे लाऊं? तो मैंने उनको एक ऐसी बात की, उसके बाद फिर मुझे अब पता है आगे नहीं बुलाएंगे मुझे। तो मैंने उनको कहा कि चेयरमैन साहब, जिस दिन आपका चैम्बर छोटा और इस इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर का चैम्बर बड़ा हो जाएगा, उस दिन से इस परिसर में गुणवत्ता आनी प्रारंभ होगी। बहुत दिन बाद मैंने एक कुलगुरु देखा है, वो उज्जैनी में विक्रम विश्वविद्यालय में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कुलपति हुआ करते थे। भागलपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कुलपति थे। अन्यथा कुलपतियों की, कुलगुरुओं की आभाएं राजनीतिक अतिक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी। उनके निजी अनुभव, उनकी निजी मेधा, उनकी निजी प्रतिभा से तो आपका यह भी सौभाग्य है कि इस परिसर के प्रारंभिक दर्द समझने वाला एक दर्दमंद हमसफर आपको मिला है कुलपति के रूप में, कुलगुरु के रूप में। आपका यह भी सौभाग्य है कि एक ईमानदार व्यक्ति मिला है। तो ये भी पता है जो पेड़ जहां लगेगा वहीं लगेगा, जो फर्नीचर जहां रहेगा वहीं रहेगा, जो नियुक्ति होगी वो सही नियुक्ति होगी। और आपका यह भी सौभाग्य है कि मुझ जैसा व्यक्ति, जिसे अच्छी सरकारें और अच्छे हमारे मित्र भी 35 से 30 लाख नहीं करवा पाते, वो फ्री आपके बीच आता रहेगा। ये भी आपका सौभाग्य है। तो मैं कुलगुरु जी आपसे अनुरोध करता हूं कि एक समय देखें, क्योंकि अब तो समय की सीमा है, मुख्यमंत्री जी का समय निश्चित रूप से प्रतिपल व्यस्त है, मैं समझता हूं। ऐसी भी व्यवस्था बनाइए कि कैंपस में जिसको भी बुलाएं, आप हमें भी बुलाएं, किसी को बुलाएं, तो एक दिन 1 घंटे के लिए नहीं, 6-7 दिन के लिए बुलाएं, जो जाकर क्लास पढ़ाई जाए, बच्चों के साथ संवाद किया जाए। क्योंकि आपके मस्तिष्क से, आपके तो इतने संबंध हैं नोएडा में सबसे, और हमारे भी सबसे संबंध हैं, इनके मस्तिष्क से ये भय जाना चाहिए, ये अपरिचय जाना चाहिए कि ये फला पत्रकार है, ये तो बहुत बड़े हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो बड़े हैं वो भी इसी प्रक्रिया से निकले हैं जहां आप खड़े हैं। आपका मार्ग उनसे भी आगे का है, आपकी प्रतिभा और आपकी चेतना उनसे भी विराट है, और सबसे बड़ी बात है आपकी तटस्थता और ईमानदारी उनसे बेहतर तो है ही, इसकी तो कसम खाई जा सकती है। तो आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं, आयु में बड़े होने के कारण अशेष आशीर्वाद, और जितनी हमारे बच्चे बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, आप सबका हमारे क्षेत्र के उस जो बड़ा दंगल है समाचार का नोएडा, उसमें स्वागत है। आप सब मिलते रहेंगे और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का परिचय आप देंगे तो आपसे एक अतिरिक्त प्रेम मुझे हो जाएगा कि मैं उसी परिसर के विद्यार्थी से बात कर रहा हूं जहां के 17 आरंभ में मैं यहाँ आया था। राम कथा में संचार, जो थोड़ा मैंने कहा है, मैं समझता हूं कि 2 ही पात्रों को केवल आप पढ़िए, एक अंगद को और एक पढ़िए आप हनुमान को, और फिर उनकी शक्ति देखिएगा। दुर्भाग्य यह है कि बंबई की अधकचरी मस्तिष्क जीविता ने हनुमान जी को उपहास का पात्र बना दिया। दुर्भाग्य यह है कि उसके बाद भी वो गर्वित थे, और दुर्भाग्य है कि उनसे पूछा गया कि आपने हनुमान जी से गाली क्यों दिलवाई, तो उन्होंने कहा हनुमान जी तो जंगली थे। अरे आप वाल्मीकि रामायण ही पढ़ लेते, जिनके विषय में वाल्मीकि रामायण में स्वयं प्रभु राघवेंद्र सरकार पहले परिचय में कहते हैं, वाक्यज्ञम मधुरम इदम सुग्रीवम सचिवः कपि। हे लक्ष्मण, यह सुग्रीव का सचिव निश्चित रूप से वेदों का ज्ञाता है, अन्यथा इतना अच्छा व्याकरण, इतनी अच्छी भाषा कोई बोल नहीं सकता जो ये बोल रहा है। और अब हनुमान जी की पत्रकारिता की तटस्थता का वर्णन देखिए आप, इस पर आप ध्यान रखिएगा और इसे नोट करिएगा अपने जीवन में सदा। हनुमान से बड़ा राम जी का कोई भक्त नहीं है, इसीलिए इस देश में भरत जी का मंदिर नहीं है, सुग्रीव जी का मंदिर नहीं है, हनुमान का मंदिर है। मुझसे किसी ने पूछा था कि सुग्रीव का मंदिर क्यों नहीं है, जबकि सहायता तो सुग्रीव ने ज्यादा की थी, हनुमान जी तो उनके प्रधानमंत्री, तो उनका क्यों मंदिर है? सुग्रीव की सहायता ट्रीटी थी, तुम मुझे मेरा राज्य दिला दो, मैं तुम्हें पत्नी दिला दूं। जब आप किसी के साथ ट्रीटी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो नुकसान फायदा देखते हैं, आप व्यापार देखते हैं। हनुमान की भक्ति समर्पण है, प्रभु मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो कुछ कर सकता हूं वो आपके लिए समर्पित है, बताइए क्या करना है। इसीलिए हनुमान का मंदिर है। वही हनुमान जब रावण से मिलकर आते हैं, तो रावण से मिलकर आने के बाद जो उन्होंने भगवान के सामने, राघवेंद्र सरकार के सामने रावण का वर्णन किया है, वो पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शत्रु में भी क्या अच्छाई है इसका वर्णन किया है। अहो रूपमान द्युति सर्व लक्षण लक्षणता, कहते हैं वो इतना सुंदर है प्रभु, समस्त प्रकार के लक्षणों से युक्त है। उसकी नासिका ऐसी है, उसके कुंतल ऐसे हैं, उसकी आवाज में बेस इतना है, जैसे हमारे संचालक जी, उसके बाद में इतना बेस है, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे संतुष्ट करता है। यह किसकी प्रशंसा कर रहे हैं?
राम जी के घनघोर शत्रु अनाचारी रावण की, जो परिस्थिति का हरण कर चुका है। लेकिन इस समय भूमिका में किसमें? पत्रकार की भूमिका में। तो मंत्री जी फूफा लगते हैं, लेकिन चैनल का माइक हाथ में हो और मंत्री जी का अनाचार हो तो अंदर के हनुमान को जगाना कि सच तो बोलना ही पड़ेगा, बात तो करनी ही पड़ेगी। यह सब सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा पत्रकार भेजा गया है जानकारी लेने के लिए और बात कहने के लिए, दूसरे पक्ष में अंगद भेजा गया है। अंगद जैसा पत्रकार, इसमें एक बात सदा ध्यान रखना, सब कुछ छोड़ देना, सब में तटस्थ रहना। केवल एक चीज है जिसमें अपनी पत्रकारिता की मर्यादा को भी एक तरफ रख देना, वो है राष्ट्र धर्म, देश पर बात आए। तो ये मत सोचना, क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पत्रकारिता की आड़ में राष्ट्र धर्मिता के विपरीत जाते हैं। हम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन विश्व का दूसरा कोई महनीय अहंकारी शासक अगर मेरे प्रधानमंत्री से लड़ रहा है तो किसी पार्टी के व्यक्ति से नहीं लड़ रहा है, वो भारत से लड़ रहा है और मैं भारत का नाते उसके साथ। अंगद को भेजा गया। अंगद पहली रात गया है मनाने के लिए आखिरी प्रयास में, क्योंकि एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है। हनुमान ने कहा मैं जाऊं, भगवान ने कहा तुम मत जाओ, तुम पिछली बार गड़बड़ हो गई, तुम जाओ। अंगद तुम जाओ। अंगद गया। अंगद शालीन है, लेकिन अंगद ने संवाद किया है वो किस प्रकार मनोबल क्षीण कर सकता है पत्रकार, अनाचार को किस प्रकार उसके मनोबल से हीन कर सकता है अंगद, इसका उदाहरण। अहंकार में पड़े हुए रावण ने पूछा कौन है, किसका लड़का है, कौन है? कौन को सुत? बाली का। को बाली? कौन बाली? जानता तो है कि बाली कौन है, लेकिन आप चमचों से घिरे हुए बैठे हो और एक ऐसा आदमी है जिसके पिताजी ने आपको पीटा हो, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मैं पिताजी को जानता हूं। कौन को सुत? बाली का। को बाली? तो वो अहंकार में नहीं कहता। अंगद कहते न जानिए, भूल गए, शायद आपको याद नहीं होगा, मेरे पिताजी वही बाली जिन्होंने आपको मार के यहां दबाया और 7 बार सागर की परिक्रमा करी, उन्हीं का होता है। कौन को सुत? बाली को बाली न जानिए, पोटरी कांख में चापी रहे, सागर साथ नहात बखानिए। फिर पूछता है सागर कैसे तरियो, समुद्र कैसे पार करा, इतना दुष्कर काम। जैसे गोपद, जैसे गाय पैर रख दे कीचड़ में उसको पार कर लेते हैं। और आखिरी बात जो कही है उस पर तो उसी रात रावण युद्ध हार गया, उसका मनोबल टूट गया, उसके चेलों का मनोबल टूट गया। कौन को सुत बाली का, सागर कैसे तरियो जैसे गोपद। काज कहा, किस लिए आया है? तो बोले कि मैं किष्किंधा में रहता था, मैंने सोने के चोर देखे, चांदी के चोर देखे, पशुओं के चोर देखे, दूसरे की पत्नी का चोर नहीं देखा था, उसे देखने की बड़ी इच्छा थी, तो इसलिए काज कहा सिय चोर ही देखो सीता के। अभी हमारे ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आप लड़ रहे थे, मैं जिस बात पर आ रहा हूं, आप भी लड़ रहे थे, सेनाएं लड़ रही थी, देश का नागरिक तटस्थ भाव के साथ देख रहा था, लेकिन पत्रकार लड़ रहा था। क्योंकि आजकल वॉर, और पहले से वॉर प्रोपेगेंडा में लड़े जाते हैं, विश्व युद्ध में भी लड़े गए हैं। कोई बाप अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखता, कोई बाप अपने बेटे का नाम बुरा शासन दुशासन नहीं रखता, कोई बाप अपनी बेटी का नाम चरित्रहीन नहीं रखता। दुश्शला, उसका नाम सुशीला है, उस दुर्योधन का नाम सुयोधन है, उस दुशासन का नाम सुशासन है। पर चूंकि पांडव विजेता हो गए और इतिहास लेखन सत्ता के जो निकटस्थ लोग होते हैं उनके हाथ में आता है, तो हारे हुए विलेन को दुर्योधन लिखा गया, उसको दुशासन लिखा गया, दुश्शिला लिखा गया। तो समय के वेदव्यासो, आपके हाथ में ये निर्णय है कि जब तक इस युग की महाभारत का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक आप कौरवों और पांडवों के बीच कृष्ण की तरह खड़े हुए उसी तटस्थ भाव के साथ गीता पढ़िए, जैसा उस योगेश्वर ने पढ़ा था जिसका जन्मदिन हम मनाते हैं। मैं आशा करता हूं कि मैंने कोई प्रतिकूल ऐसी बात आपके प्रति ना कही हो, अगर कही हो तो उसे बड़ा समझकर कि मैं आपसे आयु में बड़ा हूं और इस देश में परंपरा है कि ज्ञान, अनुभव और भाषा में क्षीण होने पर भी अगर आप आयु में ज्येष्ठ हैं तो लोग स्नेहपूर्वक सुन लेते हैं। आपने इसी परंपरा का आगे बैठे हुए लोगों ने निर्वाह किया। मैं कुलगुरु को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे मेधावी मध्य प्रदेश के मनहर मुख्यमंत्री मोहन जी को, जो महाकाल के सेवक हैं, उनको भी बहुत शुभकामना बधाई देता हूं कि एक अच्छे मुखिया की तरह उन्होंने इस परिसर को जो समय दिया और जो आश्वस्ति प्रदान की वो पूर्ण काम हो, और न केवल भारत में बल्कि विश्व में जहां कहीं पत्रकारिता के सर्वोत्कृष्ट चेहरों की बात हो, लेखनी की बात हो, वहां अंत में कर्मवीर के परिसर से निकला हुआ, माखन दादा के चमत्कार से निकला हुआ कोई ना कोई बालक बालिका मुझे खड़ा मिले। शुभास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।